4 साल की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली चंद्रयान-3 लॉन्च हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि 23 अगस्त को शाम 5:47 पर यह चंद्रमा की सतह पर लैंड कर जाएगा। अब अगर आपने इसके लॉन्च इवेंट को देखा है तो एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि चंद्रयान-3 को जिस रॉकेट से ले जाया जा रहा था वो उड़ान के कुछ समय बाद उससे अलग हो गया था। दरअसल स्पेस में किसी भी चीज को ले जाने के लिए, चाहे वो सैटेलाइट हो या रोवर हो या स्पेसक्राफ्ट, हमें एक रॉकेट की जरूरत होती है। अब सैटेलाइट या रोवर का मिशन तो वन वे मिशन के तौर पर भेजा जाता है जो वहां से कभी वापस नहीं आते, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में अंतरिक्ष यात्री यानी इंसान मौजूद होते हैं और इसको जिस रॉकेट से भेजा जाता है वो रॉकेट तो स्पेस में स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर नष्ट हो जाती है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि फिर वो एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी पर वापस कैसे आते हैं? कभी सोचा है स्पेस से वापस धरती पर आना इतना मुश्किल क्यों है? नहीं तो वीडियो में बने रहिए क्योंकि आज हम इसी बारे में समझाने वाले हैं। साथियों, कल्पना चावला तो आपको याद ही होंगी, जिनकी मौत ने हर किसी को दहला दिया था। 16 जनवरी 2023 को उन्होंने 6 और एस्ट्रोनॉट्स के साथ नासा के कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट से स्पेस में उड़ान भरी और उन्होंने 1-2 दिन नहीं बल्कि 15 दिनों तक अंतरिक्ष में रहकर ही कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और नई नई चीजों के बारे में जानकारी कलेक्ट की। जब उनका वहां पर टाइम पीरियड पूरा हो गया तो फाइनली 1 फरवरी 2003 को घर वापसी के लिए अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठकर वो पृथ्वी की ओर आने लगे। लेकिन अभी वो हमारे वायुमंडल में प्रवेश ही करने वाले थे कि कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट ब्लास्ट हो गया और 7 एस्ट्रोनॉट्स की एक साथ जान चली गई। इस हादसे ने न सिर्फ लोगों को हताश किया बल्कि पूरी ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी भी सकते में आ गई थी और इसके बाद से वो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने से डरने लगे थे, क्योंकि अंतरिक्ष में रहना, वहां एक्सपेरिमेंट करना जितना ज्यादा मुश्किल है उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल और रिस्की है वहां जाना या धरती पर वापस आना। तो कैसे अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाते और वहां से वापस आते हैं और क्या है इसके पीछे पूरी साइंस, चलिए जानते हैं। असल में दोस्तों, चंद्रयान-3 अंतरिक्ष में ले जाने के लिए LVM-3 रॉकेट के नाम के एक बहुत ही पावरफुल रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। इसलिए अगर हम इजी वे में समझे तो जिस तरह से करियर ट्रेलर पर कार को लोड करके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से एजेंसीज तक पहुंचाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही रॉकेट के ऊपर स्पेसक्राफ्ट को फिट करके अंतरिक्ष में भेजा जाता है। रॉकेट का मेन काम स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल से बाहर निकालना है और इस प्रोसेस में 300 साल पुराने एक नियम के द्वारा सफल बनाया जाता है जिसका नाम है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मून। इसके बारे में तो आपने जरूर पढ़ा होगा, फिर भी बता दूं कि इस नियम के अकॉर्डिंग हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप स्विमिंग करते हैं तो 2 हाथों की मदद से पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं। इसका रिएक्शन ये होता है कि पानी भी आपको आगे की तरफ पुश करता है। जितना ज्यादा आप पानी को पीछे धकेलते हैं उतनी ही ज्यादा आप आगे बढ़ते हैं। इन रॉकेट का फंक्शन भी कुछ इस तरह से है। अगर आपने चंद्रयान-3 लॉन्च होते हुए देखा होगा तो उसके नीचे से निकलने वाली आग के लपटों और दूर तक फैले हुए धुएं को भी जरूर नोटिस किया होगा। असल में जब रॉकेट का ईंधन जलता है तो उसमें से गर्म गैसेस और धुआं बाहर निकलने लगता है। रॉकेट को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये गैसेस नीचे की तरफ प्रेशर बनाने लगती हैं जिससे ये थ्रस्ट पैदा करती हैं और इसी थ्रस्ट के चलते रॉकेट्स ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं। ये जितनी तेजी से गर्म गैसेस और धुएं को नीचे की तरफ छोड़ता है उतनी ही ज्यादा स्पीड से ये अंतरिक्ष की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रॉकेट्स पर ग्रेविटी का नियम फेल हो जाता है, बल्कि इनमें प्रोपेलनेट का उपयोग किया जाता है जो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर का एक कॉम्बिनेशन होता है। ये रॉकेट के नीचे जितना ही थ्रस्ट पैदा करता है, रॉकेट के ऊपर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर पड़ जाता है और वो रॉकेट को नीचे प्रेस कर नहीं पाता। मेन रॉकेट के अलावा आपने उसके साइड में 2 छोटे छोटे बूस्टर रॉकेट्स लगे हुए देखे होंगे। ये मेन रॉकेट्स को पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकालने के लिए एक्स्ट्रा पुश प्रोवाइड करने का काम करते हैं।
जब इन बूस्टर्स रॉकेट्स का फ्यूल खत्म हो जाता है तो ये अपने आप ही मेन रॉकेट से अलग हो जाते हैं। ऐसे में आगे का सफर मेन रॉकेट को खुद तय करना पड़ता है। अब हमने रॉकेट और उसके काम के बारे में तो जान लिया, लेकिन स्पेसक्राफ्ट क्या होता है और ये काम कैसे करता है, आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं। तो असल में स्पेसक्राफ्ट एक हवाई जहाज की तरह होता है जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों के लिए हर सुविधा प्रोवाइड की गई होती है। उसमें उनके बैठने और सोने की जगह से लेकर टॉयलेट, रिसर्च इक्विपमेंट्स, खाने पीने की हर फैसिलिटी दी जाती है। स्पेसक्राफ्ट के आगे के हिस्से में उसका पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आप एरोप्लेन में देखते हैं। इन स्पेसक्राफ्ट को भी रॉकेट के जरिए ही भेजा जाता है, लेकिन जैसे ही रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंचकर स्पेसक्राफ्ट से अलग होता है वैसे ही उसको कंट्रोल करने का काम सारा अंतरिक्ष यात्रियों के हाथ में आ जाता है और ये इसे वैसे ही ऑपरेट करते हैं जैसे एरोप्लेन को कैप्टन किया करते हैं, जबकि इससे पहले नीचे धरती पर मौजूद टीम को इसको कंट्रोल करना होता है। इन स्पेसक्राफ्ट में कई एडवांस्ड टूल मौजूद होते हैं जिनके जरिए हर पल की खबर ग्राउंड स्टेशन पर टीम को मिलती रहती है। स्पेस में जाने के बाद अंतरिक्ष यात्री अपने रिसर्च पर काम करते हैं और उन्हें पूरा करके अपने पृथ्वी पर लौटने लगते हैं, और यही सबसे मुश्किल पड़ाव होता है। स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर कराना बहुत रिस्की काम है। हमारे वायुमंडल में एंटर करने के लिए सबसे पहले स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए उसकी कक्षा की तरफ बढ़ता है और उसके बाद वो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर जाता है। यहाँ एंटर होते ही उसे बहुत तेज गर्म हवाओं और प्रेशर से गुजरना पड़ता है। उस पर इतना ज्यादा प्रेशर और फ्रिक्शन पड़ता है कि स्पेसक्राफ्ट में आग लगने की संभावना काफी बढ़ जाती है, और कल्पना चावला का स्पेसक्राफ्ट भी इसी फ्रिक्शन की वजह से ब्लास्ट कर गया था। इस फ्रिक्शन से बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट के ऊपर एक खास किस्म की हीट इंसुलेशन शीट लगाई जाती है ताकि स्पेसक्राफ्ट डैमेज ना हो। लेकिन अगर ये शीट टूट गई तो पृथ्वी पर सही सलामत लौटना अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बहुत ही मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। अब बात करें सारी बाधाओं को पार करने के बाद स्पेसक्राफ्ट जमीन पर लैंडिंग कैसे करता है, तो इसकी लैंडिंग बिल्कुल वैसी होती है जैसे एक एरोप्लेन की कराई जाती है, लेकिन इसकी स्पीड एरोप्लेन से बहुत ही ज्यादा होती है। यही रीजन है कि लैंडिंग से पहले इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए स्पेसक्राफ्ट के पीछे एक पैराशूट खोला जाता है जो इसके अपोजिट फोर्स डालना शुरू कर देता है। ऐसे में बिना किसी हादसे के स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे रुक जाता है और सभी एस्ट्रोनॉट्स घर वापसी कर लेते हैं। इसकी लैंडिंग के लिए उसी एयरपोर्ट रनवे का इस्तेमाल किया जाता है जिस पर एरोप्लेन्स उतरते या उड़ान भरते हैं, और लैंड होने से पहले इसके व्हील्स भी खुल जाते हैं। पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ स्पेसक्राफ्ट्स को समुद्र में भी लैंड कराया जाता है जिन्हें स्प्लैश डाउन कहा जाता है। जैसे कि चांद से वापस आने के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग के स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 ने समुद्र में ही लैंडिंग की थी। इसके अलावा मर्क्यूरी, जेमिनी और सोयूज जैसे स्पेसक्राफ्ट भी पानी में ही लैंड हुए थे, लेकिन यह प्रोसेस थोड़ा रिस्की हो जाता है क्योंकि इसमें स्पेसक्राफ्ट के डूबने का खतरा रहता है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्पेसक्राफ्ट को कई बार ट्रैवल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसे अंतरिक्ष में ले जाने वाले रॉकेट को दोबारा यूज में नहीं लाया जा सकता क्योंकि उसे डिस्पोजेबल माना जाता है, और एक बार जो स्पेसक्राफ्ट से अलग हो गया तो उसे समुद्र या स्पेसक्राफ्ट सेमेट्री में क्रैश कर दिया जाता है। लेकिन एलन मस्क के स्पेस एक्स ने अपने फाल्कन 9 रॉकेट को इस तरह से डिजाइन किया है कि स्पेसक्राफ्ट से अलग होने के बाद भी ये वापस अपनी जगह पर वर्टिकली लैंड हो जाता है और इसे बार बार इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अब इस तरह के रॉकेट में इसरो भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले सालों में हमारे वैज्ञानिक भी ऐसा रीयूजेबल रॉकेट्स बनाने में कामयाब हो जाएं। आई होप आपको स्पेस में जाने और स्पेस से वापस धरती पर आने के पीछे की साइंस समझ आ गई होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं भी आपसे अलविदा लेता हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।